आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र, टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे अतिथि मिस्टर मधुबन पांडे जी हैं। मधुबन पांडे जी COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड को-फाउंडर स्कोर लाइवलीहुड फाउंडेशन के हैं। प्रोफेशनल फेलो ऑफ द US 2018 रह चुके हैं। PGP, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट फ्रॉम XLRI जमशेदपुर। मास्टर ट्रेनर जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो 300 लोगों की ग्लोबली टीम है, जो मास्टर ट्रेनर फॉर शॉर्ट स्टार्ट एंड इम्प्रूव योर बिजनेस SIYB कराती है। इंडिया से सिर्फ 5 लोग हैं। उन 5 लोगों में एक हमारे अतिथि भी हैं। इसके अलावा इंडियन अचीवर अवार्ड 2021 के विनर रह चुके हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करता हूं मधुबन पांडे जी का। स्वागत है सर, टॉक शो बहुत विद बहुत सोम में। बहुत बहुत धन्यवाद सोम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप इतने सारे काम कर चुके हो, US, इंडिया, और इंडिया में 5 लोगों में एक हो, तो कैसा लगता है आपको अपने जर्नी के बारे में? हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आपने ये जर्नी कैसे शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुंचे। अ, मुझे लगता है कि जैसे आपने बहुत सही कहा सोम जी, एक जर्नी होती है और जर्नी चलती रहती है, तो एक डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक जर्नी है जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ को आप इंश्योर करते हैं कि किस तरीके से आप एक बहुत ही प्रभावकारी काम कर सकें, क्योंकि मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और हम लोग डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं। लोगों को खास करके उनकी आजीविका इंश्योर हो, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो मैं पिछले करीब 17-18 सालों से इसी क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। जब आप काम करते हैं तो कुछ छोटे मोटे अवार्ड्स मिल जाते हैं, और तब आपको लगता है शायद कि आपने जो काम किया उसका कोई न कोई एक महत्व हो रहा है। हाँ, क्योंकि काम आप अपने पैशन के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, और दोनों चीजों को आप जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या पैशन है और आपका पैशन आप अपने काम में बदल लीजिए, और वो काम से अगर लोगों को फायदा हो रहा है तो हमें लगता है कि हमारे जो जीवन का एक उद्देश्य है वो पूरा हुआ कहीं न कहीं थोड़ा नजर आता है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो आप काम कर रहे हैं कि यूथ के लिए एज एंटरप्रेन्योरशिप की तरह आप कर रहे हैं, तो जी। इसके बारे में हमारे युवाओं को बताएं कि वो जी। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जी। बहुत अच्छी बात कहा सोम जी आपने। जो युवा होता है वो किसी भी देश का भविष्य होता है। हम केवल भारत की नहीं बात कर रहे हैं। किसी भी देश का युवा जो होता है उस देश का वो भविष्य होता है, राइट। एंड अगर किसी भी देश में ज्यादा पॉपुलेशन जो ओल्ड एज लोग हैं उनका है, और कम पॉपुलेशन आपके पास यंग लोगों का है, तो उस देश के लिए एक बड़ी ही विषम परिस्थिति हो जाती है। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत देश की अगर बात करें, तो अपने पास में हमें यंग कंट्री भी बोला जाता है। हमारे पास 50% यंग पॉपुलेशन है, और हम ये बहुत प्राउडली बोलते हैं, बिल्कुल। राइट। एंड हमने इसको सिद्ध करके दिखाया हुआ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो। हम लोग जब भी बात करते हैं अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की तरफ देखते हैं, राइट। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे कि कितने सारे आईटी प्रोफेशनल्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यूएस में, वो सब इंडिया से हैं। डॉक्टर्स जितने अच्छे हैं वो इंडियंस हैं। जितने हाई क्लास प्रोफेशनल्स वहां पे हैं वो सब इंडियंस हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है, राइट। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास 50% यंग पॉपुलेशन है, राइट। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइड है। तो हम क्यों ना युवाओं के बारे में बात करें। हाँ। हम्म। तो अब अगर देश की स्थिति देखें जिसके पास में 50% यंग पॉपुलेशन है, एंड दूसरी तरफ जो कॉन्ट्राडिक्टी होता है कि हम लोग जॉबलेस ग्रोथ की बात करते हैं कि भाई जीडीपी तो ग्रो कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं देश तो तरक्की पे है, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, लेकिन क्या हमारे जितने भी रोजगार
जितने रोजगार जनरेट होने चाहिए, सृजित होने चाहिए युवाओं के लिए, क्या वो हम कर पा रहे हैं? शायद हम बहुत पीछे हैं उसमें, राइट? एंड ये ग्लोबल फिनोमिना भी है, ये ग्लोबल सिनारियो भी है, ये केवल अपने देश की ही बात नहीं है। बट क्योंकि हमारे पास में आधे से ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है, इसलिए एज ए कंट्री हमारी जिम्मेवारी है कि हम सारे यूथ को रोजगार से कहीं ना कहीं हम जोड़ पाएं, तो हमारे लिए एक बेहतर भविष्य अपने देश के लिए हम लोग बना पाएंगे। अब दूसरा स्थिति देखिए कि हम, आप खुद आईटी सेक्टर में हैं, आपको पता है कि सारे युवा एम्प्लॉयबल नहीं हैं, हर किसी को रोजगार मिल नहीं सकता है। हाँ, वो भी एक स्थिति है, मिल नहीं सकता है। कई बार नॉलेज स्किल्स की बात होती है, बट एट द सेम टाइम कई बार होता है कि शायद हर किसी को बिहार, यूपी से बैंगलोर या बॉम्बे जाने की जद्दोजहद नहीं करनी है, राइट? उनके दिमाग में कुछ और है, वो कुछ और अल्टरनेटिव तलाशना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रोग्रेस की बात करेंगे तो साथ ही साथ आपके पास में चैलेंज भी आएंगे, बिल्कुल। राइट? तो अब यूथ जैसे देखेंगे कि अगर आप उसको एक सही दिशा नहीं दे रहे हैं, तो वो यूथ क्या करता है, फिर एक दूसरी दिशा में जो शायद बहुत विकास की तरफ नहीं होती है, उस दिशा में मुड़ जाता है। कुछ जो सही काम नहीं होता है दुनिया में, सही गलत जैसा मुझे लगता है कुछ नहीं होता है, बट सोसाइटी जो हमारी एक्सेप्ट करे जिस तरीके से, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि हम किस कल्चर में हैं, किस सोसाइटी से आते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है। तो अगर हम अपने युवाओं को एक सही दिशा नहीं देंगे, तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी। अगर ये 50% की जो आबादी है, अगर ये सही दिशा में नहीं गई, गलत दिशा में चली गई, तो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। और जैसा मैंने पहले कहा है कि सारे युवा एम्प्लॉयबल नहीं है, उनको नौकरी नहीं मिल सकती है, इसलिए हम लोग यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता हूं मैं, सोम जी। तो जब आप बात करते हैं यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की, तो क्या-क्या जी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे यहाँ जहाँ पे जी। यूथ इन्वॉल्व हो सकते हैं? बहुत अच्छा हम आपने सवाल पूछा। जैसे हमने बोला कि भारत देश में अवसर की कमी नहीं है, सोम जी। हाँ, तो और वो हमने सिद्ध करके भी दिखाया हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में। तो उससे पहले हमें एक चीज समझना होगा सोम जी कि जब, क्योंकि हम रूरल इंडिया की बात करते हैं और अर्बन इंडिया की बात करते हैं, एक तरफ हम इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम भारत की बात करते हैं, एक तरफ हम बेंगलोर वाली पिक्चर दिखाते हैं और दूसरी तरफ शायद हम किसी एक रिमोट एरिया की पिक्चर दिखाते हैं। ये जो डिस्पैरिटी है, हमें लगता है इसके बारे में हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। आईआईटी आईआईएम्स कहाँ पे हैं हम सारे लोगों को पता है, राइट? तो अगर इंडिया की बात करें तो अपने पास में करीब 65% जो आबादी है वो रूरल में रहती है, वो गांव में रहती है, वो दूर दराज के क्षेत्रों में रहती है, राइट? तो ये एक आंकड़ा अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम केवल जो 35% हैं, 20% हैं, हम उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो बाकी 65% आबादी का क्या है? पूरे देश की पॉपुलेशन में 49% महिलाएं हैं, सोम जी, हम्म। राइट? एंड बिल्कुल। अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की बात छोड़ दीजिए, तो अपने देश में महिलाओं की शायद जितनी बेहतर स्थिति हो सकती थी, वो लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, शायद वो अवसर उनको भी नहीं मिल पा रहा है, राइट? तो हमारा ये है कि अर्बन में तो उनके पास एक इकोसिस्टम है, उनके पास एक कनेक्ट है, जो युवा हैं, एक्सेस टू मार्केट है, वो मार्केट में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, बट रूरल में वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम सारे लोगों की जिम्मेवारी है कि जब हम लोग यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में जोड़े, तो मैं ज्यादातर प्रमोट करता हूं कि ये चीजें रूरल में हम लोग ज्यादा बात कैसे कर सकते हैं, राइट? तो अब हम आते हैं आपका जो आपने सवाल पूछा कि किस किस क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटी है, राइट? कोविड अभी चल ही रहा है, हम सारे लोगों ने हम सारे लोग इसके विक्टिम रहे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को
दिल्ली बॉम्बे से जहाँ पे भी वो थे उनको अपने नेटिव क्षेत्र में वापस जाना पड़ा, अपने होम टाउन पे वापस जाना पड़ा, क्योंकि रोजगार खत्म हो गया, मूवमेंट्स मोबिलिटी नहीं थी, बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों ने देखा। तो आपने देखा होगा इस टाइम में कि एक जो कृषि क्षेत्र है, एक जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, अभी भी इंडिया तो, भारत तो एक एग्रीगेरियन सोसाइटी रही हुई है और हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही कृषि पर आधारित रही हुई है, राइट। सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर सेक्टर शायद उतना ग्रो नहीं कर रहा है। एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंडेंसी अभी भी बहुत हाई है। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, उसको लगता है कि शायद हम मेट्रोज में जाएंगे तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हो सकती है। तो हमें लगता है कि अगर हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो कृषि और कृषि आधारित क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी संभावना है, जिसको हम लोग पे काम करने की जरूरत होगी। और हम सारे लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग आप जैसे जो आईटी सेक्टर्स में इतने सालों से काम किए, वो जाके शायद बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में जाके कृषि आधारित उन्होंने आजीविका को शुरू किया हुआ है, अपनी उद्यमिता को उन्होंने इंश्योर किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि कृषि और कृषि के आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट हमें टेक्नोलॉजी और तकनीकी को कभी भी नहीं भूलना है, राइट। क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का हम लोग तकनीकी के माध्यम से उसका समाधान कर सकते हैं। तो हम जहाँ पे भी हैं वहाँ पे जो सबसे जरूरी बात होती है कि उस एरिया का हम एक सामाजिक और आर्थिक अध्ययन करें। वहाँ पे बाजार कितना विकसित है उसको हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस की बात करेंगे कहीं ना कहीं आपका बाजार के ऊपर डिपेंडेंसी होती ही है, राइट। आप कहाँ लेके जाएंगे, आपको मार्केट पे जाना होता है। मार्केट में भी कुछ मार्केट ऐसा होता है जो ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेके जाएं तो वहां पे स्कोप और अपॉर्चुनिटी होती है। और कई बार आपको अपने मार्केट को, अपने बाजार को खुद बनाना पड़ता है, राइट। तो जो नए, अगर एग्जांपल्स लें, हम लोग हमेशा एग्जांपल्स देते हैं, उबर की बात करते हैं, ओला की बात करते हैं, जोमेटो की बात करते हैं, स्विगी की बात करते हैं, इस तरह की चीजों को इन लोगों ने अपना मार्केट क्रिएट किया हुआ है, राइट। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं कि हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम उसके बारे में बात करें, लोगों को अवेयर करें और उससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हम उनको दें। तो अगर बड़े क्षेत्रों में आप देखेंगे, आपका सवाल था, तो एक कृषि और कृषि आधारित और कृषि से संबंधित रूरल क्षेत्रों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। हम किस तरीके से अर्बन जो लोग हैं उनको किस तरीके से लोकल या रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा ले जा सकें, चाहे वो रूरल टूरिज्म की बात हो, ऑर्गेनिक की बात करते हैं, सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं। तो हमें लगता है कि इन सारे क्षेत्रों में और तकनीकी के जो क्षेत्र हैं, काफी अपने देश में अपार संभावनाएं हैं जिस पे काम करने की जरूरत है। ओके। तो आप ये बताएं, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जिसमें आपने रूरल एरिया के यूथ को कुछ ऐसे चीजों जी में जो इसमें उन्हें इन्वॉल्व हुआ और उनका लाइवलीहुड स्टार्ट हुआ, ये बताएं हमारे जी 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 जी। बहुत अच्छा, अच्छी बात आपने कही और पूछा। हमारा एक अप्रोच होता है सोम जी, एक तरीका होता है एंटरप्रेन्योरशिप को करने के लिए। हाँ, क्योंकि जैसे ही हम लोग उद्यमिता की बात करते हैं हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, राइट। क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, जो पहले अपने ऊपर सवाल आता है, राइट। वो किसी भी आप रूरल यूथ से पूछिए, इवन अर्बन यूथ से आप पूछिए, आप आईटी सेक्टर में हैं, आप अपने साथियों से पूछिए कि अब तो आपके पास थोड़ा पैसा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप टेक्नोलॉजी समझते हैं, मार्केट समझते हैं, तो क्या आप कुछ अपना खुद का शुरू करना चाहेंगे, कुछ उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ज्यादातर लोगों में आपको ना के रूप में सवाल मिलेगा, जवाब मिलेगा कि जो हम कर रहे हैं शायद अभी यही करते रहेंगे। तो ये एक स्थिति होती है, लोग अब पहले से एक डर जैसा माहौल हो जाता है, राइट, कि क्या मैं कर पाऊंगा,
मेरे पिताजी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे फोर फादर्स ने नहीं किया, राइट। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, जिस सोसाइटी से आता हूँ, शायद वहाँ पे इस तरीके का कल्चर नहीं था या नहीं होगा। मैं तो एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर था, तो मेरे लिए तो और भी बहुत सारी समस्याएं थी कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से। बट एक जर्नी होती है, एक प्रोसेस होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है, जिसपे जो पहला बिंदु होता है कि आपका आइडिया क्या है, आपका विचार क्या है, आप किस क्षेत्र में अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, राइट। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है कि आपका आइडिया क्या है, आपका विचार क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हुआ था, टेक अप वन आइडिया, आप एक विचार लीजिए, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, उस अपने आइडिया को आप अपना जीवन बना लीजिए। ड्रीम ऑफ इट, आप इसके बारे में सपने देखने शुरू करिए। थिंक ऑफ इट, इसके बारे में सोचना शुरू करिए। एंड लिव ऑन दैट आइडिया, और उस अपने विचार पे, उस आइडिया पे आप आगे बढ़ते जाइए, उसको उस पे तत्पर रहिए, चलते रहिए। तब जाके एक जर्नी स्टार्ट होती है। उद्यमिता में थोड़ा टाइम लगता है, आपके पास धैर्य होना पड़ता है। तो मैं सोम जी एक आइडिया की बात कर रहा था कि अपने जो यूथ हैं उनको उनको अपने क्षेत्र में एक आइडिया की बात होती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक लड़की है झांसी की, एंड वो पहले कहीं बाहर रहती थी, अपने देश में ही किसी दूसरे राज्य में रहती थी, जॉब करती थी। कोविड की वजह से वो वापस आई झांसी में। हम्म। और उसने देखा कि बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे हो रही हैं, और उनका फैमिली थोड़ा एग्रीकल्चर के, कृषि के कामों में इन्वॉल्व थी। तो उसने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का फ्रूट जो होता है, हाँ, उसका स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे एक छोटा सा पायलट किया। अच्छा। और वो, हाँ, और ये काफी इंटरेस्टिंग रहा। आप झांसी स्ट्रॉबेरी करेंगे तो उनका नाम आएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ओके। बट यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कई बार संभावनाएं हमारे पास में होती है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी की बात है, अभी 5-6 महीने पहले ही ये इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू हुआ। बुंदेलखंड रीजन जो है, यहाँ पे पानी वगैरह की बहुत समस्या दिक्कत है, रहती बिल्कुल। है, उतना पानी नहीं रहता है। तो उन्होंने तकनीकी का यूज किया, जो स्प्रिंकलर होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है, इस तरह की चीजों का यूज किया। और यहाँ की जो क्लाइमेटिक सिचुएशन थी उसको उन्होंने समझा, तो एक टाइम किया कि किस टाइम से किस टाइम के बीच में यहाँ पे स्ट्रॉबेरी हो सकती है। अच्छा। तो उससे बहुत सारे किसानों को यहाँ पे फायदा होना शुरू हो गया, और बहुत सारे किसान लोग वो करने के लिए राजी हो गए। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर ने भी फिर उनको बुलाया, और एक बड़ा कॉन्फ्रेंस भी हुआ स्ट्रॉबेरी को बुंदेलखंड में लेके, कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए, राइट। जो हमने अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों के साथ काम किया, अगर मैं आपको मिजोरम की बात करूं, हम्म। तो मिजोरम में भी ज्यादातर देखेंगे तो डिसकनेक्टेड जैसा स्टेट है, राइट। तो बिल्कुल। बाहर से जो लोग जाते हैं तो थोड़ा टूरिज्म वगैरह के लिए थोड़ा बहुत गए तो गए, अदरवाइज बाहर से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होता है। मार्केट कनेक्ट नहीं है, तो वहां पे जॉब की क्या कैसी होगी। तो वहां पे हम लोगों ने जो आईटीआईज थे, पॉलिटेक्निक थे, उनके साथ मिलके यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की वहां पे बात किया। हाँ, क्योंकि जो लोग आते थे, अब प्लेसमेंट, टेक्निकल कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट उनको कहाँ पे मिलेगा, लोकल तो इतनी अपॉर्चुनिटी होगी नहीं, और हम्म। बाहर जाना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर वहां पे देखेंगे एक ऑर्गेनिक, वहां पे तो नेचुरली ग्रो करता है ऑर्गेनिक जैसी चीजें, हम्म। राइट। हम्म। बट वो ग्रो होता था, अपने कंजम्पशन के लिए लोग यूज करते थे, और कुछ जो बाहर भेज पाते थे बाहर भेज पाते थे। बट दुनिया को ऑर्गेनिक चाहिए, ये शायद उनको इतना ज्यादा पता नहीं था। हाँ, ओके। जब हमने यूथ के साथ बातचीत किया, तो हमने ये देखा कि जैसे वहां पे अदरक की बात करें हम लोग, राइट, और हल्दी की बात करें वहां पे, तो हम लोगों ने वहां पे एक पूरा क्लस्टर ही क्रिएट करवाया, जिसमें महिलाएं ज्यादातर इन्वॉल्व हैं, और पुरुष भी उसमें इन्वॉल्व हैं, खास करके बाजार को अट्रैक्ट करने के लिए।
तो इस तरीके के अपने पास बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे यूथ सामने आके, जिनको हमने पूरे प्रोसेस के थ्रू फैसिलिटेट किया और वो अपना कृषि आधारित उद्योगों को उन्होंने स्थापित किया। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हमारा एक 40 इयर्स ओल्ड एंटरप्रेन्योर हैं, एंड जिनकी थोड़ी ऐसी स्थिति परिस्थिति थी कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, और उन्होंने थोड़ा बहुत लोकल एरिया में जॉब किया, लेकिन उससे इतनी आमदनी नहीं हो पाई कि उनका कुछ उससे खर्चा चल सके। उनके फादर भी लॉकडाउन में, उनकी से पहले उनकी तबीयत खराब थी और लॉकडाउन में वो सरवाइव भी नहीं कर पाए। ओह, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने होम टाउन में ही कुछ इस तरीके का काम शुरू करता हूँ। तो काफी दिनों तक चर्चा हुई, हमने उनके साथ कुछ प्रोसेस को इनिशिएट किया, करवाया। हमारे जो उद्यमिता के एक्सपर्ट हैं, हमने उनके साथ उनको लगाया, और उन्होंने फिर जो कैप्सिकम जो होता है, हम्म, कैप्सिकम की खेती उन्होंने शुरू किया, टमाटर की खेती उन्होंने शुरू किया। खास करके केवल वेजिटेबल सब्जियों की खेती वहां पे वो कर रहे हैं। और आज की तारीख में देखेंगे, जहां पे उनके पास 6,000 रुपए की केवल जॉब थी। मेरा लास्ट मंथ में उनके साथ बात हो रहा था, उन्होंने बोला साहब आज इस महीने का मेरा जो प्रॉफिट रहा हुआ है वो 47,000 रुपए रहा हुआ है। बहुत राइट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, और ये बहुत कम समय में हुआ है। 5-6 महीने के टाइम में वो कर पाए। शुरू में उनको क्योंकि प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी, मार्केट में दिक्कत थी, और हमने जो उनकी मदद किया कि आप मार्केट किस तरीके से अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। सुपर। राइट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा सोम जी। या, ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि लोग जो है हमारा जैसे 58% हम कृषि पे आधारित हैं जो इंडिया है। जी और जैसे आपने बताया कि हमारे लिए कृषि बहुत ही बड़ा है क्योंकि हमारा कंजम्पशन खुद को बहुत ज़्यादा है, हमारी जो जी जी। पॉपुलेशन है। और हमें सभी को ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए, फ्रेश चीज़ें चाहिए। तो जो जी यूथ है उन यूथ को कैसे ट्रेनिंग मिलेगा? उनके लिए चैलेंजेस हैं कि उनके पता नहीं है क्या करना है। जी ठीक है, उनको आइडिया मान लो आया मैं ऐसे करूंगा, लेकिन जी। उनको दो तीन चीजें बताएं। एक तो बताएं कि उनको हेल्प कौन देगा, गवर्नमेंट क्या हम्म क्या कर रही है इस क्षेत्र के लिए, गवर्नमेंट कैसे हम्म। उनको एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ा रही है, जी इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। तो जो आपने कहा ये कई बार चैलेंजिंग भी होता है। यूथ को लगता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम कहाँ पे जाएंगे, इस काम में मुझे फंड कौन करने वाला है, राइट, पैसा कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल। मुझे तकनीकी जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो जितना आप रूरल में जाते हैं, कहीं न कहीं इस चीज का एक अभाव सा आपको दिखता है, एक अभाव होता है। अब उसके लिए पहला तो ये है कि जो तकनीकी है, तकनीकी का हम हमेशा सुझाव देते हैं कि हमारे जो युवा हैं, जो भी उन्होंने आइडिया लिया हुआ है, अगर एग्री में ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रिसर्च करें कि बाकी लोग अपने देश में और बाकी देशों में क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि गूगल के माध्यम से आपको पता चल जाता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल जाता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो कोई और कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। और ये हो भी सकता है कि अगर कहीं पे हिमाचल में किसी ने किया हुआ है, तो ग्वालियर में भी हो सकता है, वो राजस्थान में भी होता है, हो सकता है वो बिहार में भी हो सकता है। राइट। तो उस चीज की हमें थोड़ी जानकारी, जो सेकेंडरी रिसर्च अपन बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी करने की जरूरत होती है। भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। आज के दिन में आप देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारे ऐसे अलग अलग सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। कुछ जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनको हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, कि जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई हुई है, कि उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जिले में वो एक प्रोडक्ट है, या तो वो पहले से बन रहा था, या बाजार उसके लिए उपलब्ध है, या कुछ उस तरीके की चीजें हैं जहाँ पे उसको आगे ले जाने की संभावना ज्यादा है। तो हमें लगता है कि एक इकोसिस्टम जो हम लोग बात करते हैं, उसको वो एक धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। तो युवाओं के लिए यही है कि जो सरकार के लोग हैं, और अगर कृषि की बात करें, तो हम लोग जो आपका नाबार्ड होता है, नाबार्ड का हर डिस्ट्रिक्ट में
डीडीएम बैठता है, जिसके पूरे जिले में कृषि आधारित आजीविका को इंश्योर करने की बात होती है। तो नाबार्ड से वो लोग जाके मुलाकात कर सकते हैं। दूसरा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, उनके साथ मुलाकात करके जानकारी लेने की जरूरत होती है। और उसके बाद जो आपका जिला उद्योग केंद्र होता है, हर जिले में एक जिला उद्योग केंद्र होता है, जो आपको उद्योगों को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक होता है। लीड बैंक जो होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको फाइनेंस किस तरीके से मुहैया हो सकती है, उनसे गाइडेंस मिल जाता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम भी हर जिले में चलते रहते हैं। जैसे आपने बताया, मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा एसोसिएशन है, तो हर स्टेट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हर जिले में करीब करीब हमारा नेटवर्क है, कनेक्शन है। तो जहाँ के माध्यम से हम लोग यूथ को मोबिलाइज कर सकते हैं एंड उनको आइडिया दे सकते हैं और उनको मदद कर सकते हैं कि वो किस तरीके से अपनी उद्यमिता को आगे बढ़ाएं। जी बहुत सही, बहुत सही। तो जैसा कि आपने बताया कि जो यूथ है उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट भी उनकी बहुत सहायता कर रही है, चाहे वो बाज़ार उपलब्ध कराने से लेके लोन तक की उपलब्धता हो, वो कराने हैं। जी लेकिन यूथ, जैसे आपने बताया था कि यूथ सोचते हैं मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, आई एम द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम माय फैमिली टू डू जी एंटरप्रेन्योरशिप और समथिंग। तो जी इस चीज़ के लिए क्या गवर्नमेंट कोई एज़ ए मोटिवेशनल और एज़ ए कन्विंसिंग और एज़ ए बूस्ट अप कोई ऐसा प्रोग्राम चलता है जहाँ यूथ पहले इन्वॉल्व हो सके एज़ ए फ्रेशर के लिए? जी 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 जी। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव चल रहे हैं। गवर्नमेंट का भी एक एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन वर्कशॉप वगैरह होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलता रहता है। जैसे मैंने बोला कि जिला उद्योग केंद्र की हुँ, जिम्मेवारी होती है, वो इस तरीके के वर्कशॉप करते रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने लाइवलीहुड या एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, निचले स्तर पर, और लोगों को आजीविका के माध्यम से जोड़ रहे हैं। ओके। अगर महिलाओं की आप बात करिए, तो जो आजीविका मिशन पूरे देश में चलाया जा रहा है, राइट, तो आजीविका मिशन से महिलाएं जुड़ सकती हैं। जो यूथ है, जो हम हर जिले में देखेंगे तो इस तरीके के सेंटर्स बनाए गए हुए हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो जो एक इंफॉर्मेशन का जो गैप है, सबसे पहले ये है कि थोड़ा नॉलेज, थोड़ा इंफॉर्मेशन उसके बारे में कर लें, एंड फिर अपनी जर्नी को शुरू करने की एक कोशिश करें। ओके। जो जो नहीं होता है, अगर क्षेत्रों में देखेंगे तो एक रोल मॉडल नहीं होता है, हुँ, राइट। हुँ। अगर रूरल एरिया की बात करें कि एंड वो खुद के रोल मॉडल बन सकते हैं, बट अगर उस क्षेत्र में एक रोल मॉडल कोई है, जो हर एरिया में होता भी है, खास करके अगर उद्यमिता की बात करें, तो उनसे भी जाके सीखने की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए एक पहले छोटा किसान था, एंड छोटा इन द सेंस कि वो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज के लिए नहीं एग्रीकल्चर करता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए काम करता था, राइट। तो हुँ, हुँ। अब उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया, मार्केट डेवलप किया, नई वैरायटी का उत्पादन कर रहे हैं, एंड फिर बाजार में ले जाके अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो लोकल एरिया पे हैं, जो लोग हैं, रोल मॉडल क्रिएट हुए हैं, उनसे जाके बात करने से बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाएगी कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया हुआ है। क्योंकि कई बार हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस अपने लिए काफी यूजफुल होते बिल्कुल। हैं, right? तो अगर सरकार की बात करें, तो सरकार हमेशा बोलता है कि समय समय पे उनके प्रोग्राम्स निकलते रहते हैं। जैसे जिला उद्योग केंद्र मैंने बताया। तो इस तरीके के जो सेंटर्स हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपको छोटे उद्यम लगाना है, आटा चक्की लगाना है, मसाला लगाना है, तो बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के ले जाके उनके पास तक सबमिट करिए। तो जब आप सबमिट करते हैं उस फॉर्म को, तो उनको लगता है कि अच्छा, ये इंटरेस्टेड है इस तरीके का हुँ, काम करने के लिए। तो बिल्कुल। फिर उनके लिए जो फर्दर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होती है, टेक्निकल नॉलेज की बात होती है, टेक्निकल इनपुट कहाँ से मिल सकता है, तो वो खुद भी लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उस तरह की चीजों को। सुपर्ब! सुपर्ब! जी आप एक बात बताएँ कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसके लिए जी क्या कुछ मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशंस हैं? क्योंकि रूरल की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग अभी भी या तो क्वालिफ़ाइड नहीं कर पाते हैं, चाहे वो अपॉर्च्युनिटीज़ की बात हो, तो या
एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, तो इसमें क्या मैंडेटरी है, जी कितना प्रीरिक्विजिट होना चाहिए, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सोम जी। हमें लगता है कि अगर हम एंड ये एक बेसिक डिफरेंस भी है, जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो उसका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, उसका एक बेसिक क्वालिफिकेशन होता है, डिस्क्रिप्शन की बात होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात होती है, और अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तभी आपको वहाँ एक अवसर मिलता है, राइट। जब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, उद्यमिता की बात करते हैं, तो ये सारे बैरियर्स खत्म हो जाते हैं, राइट। इन सारे बैरियर, आपको किसी भी तरीके की एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, राइट। कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ 5 साल का अनुभव हो, 6 साल का अनुभव हो, तभी आप वो कर सकते हैं, राइट। आप बॉम्बे में है तभी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या दिल्ली में है तभी वो अपॉर्चुनिटी होगी। एटलीस्ट उद्यमिता के क्षेत्र में ये सारे जो बैरियर्स की बात होती है, कोई बैरियर्स नहीं है, राइट। हम खुद कई बार अपने लिए एक बैरियर होते हैं, और जो तोड़ के थोड़ा आगे बढ़ने की कई बार कोशिश नहीं करते हैं, और उसके लिए कई बार हम खुद जिम्मेवार होते हैं, या हमारे आसपास की जो सोसाइटी होती है वो थोड़ा रोल उसमें प्ले करती है। तो इसमें यह है कि देखिए, अगर हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें, तो बोलता है कि उसको रीडिंग, राइटिंग और न्यूमेरिकल स्किल्स होनी चाहिए। ओके। बेसिक जो स्किल्स की हम लोग बात करते हैं कि लिखना पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस प्लान की बात करेंगे, आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस की हम लोग बात करते हैं, इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, तो बेसिक स्किल्स आपके पास होना चाहिए। बाकी चीजों को आप बिल्ड कर सकते हैं, और ओके। इसी से देखेंगे तो एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, और हम लोग हमेशा बात करते हैं कि क्या एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं या हम लोग उनको बनाते बनाते हैं, राइट। तो हम लोग जिस पे विश्वास करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को बनाया जा सकता है, उनको क्रिएट किया जा सकता है, राइट। उनको विथ लाइक इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड देके उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को आगे बढ़ाया जा सकता है। सुपर। जी सुपर। जी अभी मैं आपसे चाहूंगा कि जब आप यूएस में 2018 प्रोफेशनल फेलो ऑफ द यूएस थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी जी। तो जैसे आपने पहले बताया कि मैं एक्सेल जमशेदपुर में, मतलब मैं गया करीब 16-17 साल काम करने के बाद। हाँ, तो मैं थोड़ा और जो एंटरप्रेन्योरशिप का साइंस था, मैं उसको पढ़ना चाहता था, समझना चाहता था कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, राइट, एकेडमिक एकेडमिक पर्सपेक्टिव क्या है। तो 16-17 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, प्लस एक्सेलराई ने हमें एक बहुत अच्छा अवसर, माहौल दिया हुआ था, फैकल्टीज ने काफ़ी इनपुट्स दिए, हमने काफ़ी बिजनेस के साइंस एंड आर्ट्स को वहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ा, तो हमें लगा कि थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग अभी इंडियन सिनारियो का हो गया है। ओके। बट जो मेरे पास अवसर नहीं था, क्योंकि जब हम लोग जब भी बात करते हैं, हम पश्चिम देशों की तरफ देखते हैं, यूएस की तरफ देखते हैं, हाँ, कि उनकी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, नई नई चीजें मार्केट को लेके आ रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो मेरे मन में ये होता था कि मुझे भी वहां पे जाके और एक बार वहां का जो लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिनारियो है, मैं वो समझना चाहता था। एंड मुझे वो एक एज ए प्रोफेशनल फेलो मुझे वो मौका मिला, और मैं एक यूनिवर्सिटी के साथ वहाँ पे एसोसिएटेड था, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के साथ में। और मेरी जो जिम्मेवारी थी कि वहाँ का जो लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको मुझे समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वहाँ पे जो हमने काम किया, वहाँ पे हमने छोटे छोटे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे, वहाँ पे हम जाके उनके साथ हमने बातचीत किया, समझा, उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को देखा कि क्या आइडिया था, उन्होंने क्यों ये काम को स्टार्ट किया। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा सोम जी। वहाँ पे मैं एक मार्केटिंग एजेंसी है, लीडिंग मार्केटिंग एजेंसी है, जिनके ऑफिस में मैं उनके साथ बात कर रहा था। वो बंदा पहले वॉशिंगटन डीसी में जॉब करता था, एंड 3 साल जॉब करने के बाद फिर ही वेंट टू ओक्लाहोमा स्टेट, जहाँ से वो बिलोंग करता था। एंड क्योंकि वो कंप्यूटर इंजीनियर थे और मीडिया में और मार्केटिंग में थोड़ा काम किया हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसमें ही कुछ करूं, लेकिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो व्हाट ही टोल्ड कि मैं अपना बाइक लेता था
और मैं पूरे शहर में जाके ऐसे चक्कर मारता था और देखता था कि किसका होर्डिंग लगा है, किसका बैनर लगा हुआ है, राइट? लोग किस तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और फिर मैं उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढने की कोशिश करता था, फ्लॉज ढूंढने की कोशिश करता था। वो करके मैं अपना होमवर्क करके फिर मैं उस एजेंसी के पास में जाता था, राइट? जिनका वो पब्लिसिटी करते थे या प्रमोशन करते थे या मार्केटिंग करते थे। और फिर मैं उनको बोलता था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने आपका यहाँ पे होर्डिंग देखा, बैनर देखा, वो बहुत अच्छी तरीके से आपने डिजाइन किया हुआ है, और वो मैसेज भी कम्युनिकेट कर रहा है, बट मुझे लगता है कि अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो शायद ये मार्केट के लिए बहुत ही अपीलिंग होगा और आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को आप इधर अट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट? तो ये बहुत छोटी चीज थी सोम जी मेरे लिए, लेकिन अगर उस एंटरप्रेन्योर का आप अप्रोच देखेंगे तो उसका जो पहले का नॉलेज और स्किल्स था वो उसके ऊपर बिल्ड किया, मार्केट में जो था उसको उसने समझा, मार्केट की उसने गैप को आइडेंटिफाई किया, उसने अपना होमवर्क अच्छी तरीके से किया, क्लाइंट के पास खुद वो पहुंचा एंड उनको फिर उसने सॉल्यूशंस दिए, राइट? तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। फिर मैं वहां पे जाके बैंकर से मिला कि भाई यहाँ पे बैंकिंग सिनारियो किस तरीके से चलता है, क्योंकि इंडियन बैंकिंग सिनारियो हम सारे लोग जानते हैं। तो मैं वो भी समझना चाहता था कि स्टार्टअप को फाइनेंस कैसे करते हैं, क्योंकि मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में था तो मैं वो भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करता था कि यहाँ पे यूथ किस तरीके से फाइनेंसेस को मोबिलाइज करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं वहाँ पे भी देना चाहूँगा कि जो वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे थे यूनिवर्सिटी में बच्चे, उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप में यूनिवर्सिटी पुश करती थी कि ज़्यादा से, क्योंकि यूएस में जॉब डिफिसिट नहीं है, लोगों को ग्रेजुएशन के बाद में जॉब्स वगैरह मिल जाती है, राइट? बट तो ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप उनके लिए मैंडेटरी है या कंपलसरी है, जो अपने यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ नहीं मिला तो अब ऐसा कुछ ट्राई कर लेते हैं, राइट? तो वहां पे वो ऑप्शनल या अल्टरनेटिव जैसा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस उनके पास में अवेलेबल हैं। और बट वहां पे भी उस चीज को पुश किया जाता है। तो वहां पे क्या करते हैं, जैसे अपने हम लोग बिजनेस प्लान कंपटीशन वगैरह की बात करते हैं, राइट? तो पूरा यूनिवर्सिटी उनको बैक करती है, फिर वो बिजनेस प्लान क्रिएट करते हैं, मार्केट में जाते हैं, मार्केट से पैसा खुद रेज करते हैं। उसके बाद कैंपस में उनको सारी फैसिलिटीज मिलती है कि आप अपने बिजनेस को यहाँ से रन करिए। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा उसमें स्टेक रहता है। जब आप उसको पूरा प्रोटोटाइप कर लेते हैं और आपको मिनिमम 1 साल तक उस बिजनेस की पूरे जो साइकिल है उसको रन करने की जरूरत होती है। जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को वो शेयर करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ में, अपने साथ में। अब उनके पास में दो ऑप्शंस होता है। एक ऑप्शन उनके पास में ये होता है कि वो उस बिजनेस को या तो खुद लेके आगे चले जाएं एज एन एंटरप्रेन्योर, या फिर उसको यूनिवर्सिटी ओन कर लेती है उस बिजनेस को एंड फिर बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करके और उसको ग्रो करता है, राइट? तो एक तीसरी चीज, जैसे कोवर्किंग स्पेस की हम लोग इंडिया में भी बात करते हैं अच्छी तरीके से, वहां पे काफी हमने उसका एडवांस रूप देखा। अगर छोटे शहरों में देखें तो उस तरीके की कोई फैसिलिटीज नहीं होती है, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। तो मेरी जो लर्निंग्स रही हुई थी कि वेस्टर्न में किस तरीके से लोग इंटरप्राइज को प्रमोट करते हैं, डेवलप करते हैं, वो हम लोग देखते हैं, देखा। बहुत बढ़िया कहा आपने। अब मेरा जी ये मुझे पता है कि आपके पास समय की कमी है, तो ये मेरा अंतिम जी सवाल है आपसे कि जो जी मास्टर ट्रेनर, जैसे कि आप जी आउट ऑफ इंडिया 5 लोग हैं, 5 में से 1 आप हो, तो अगर हमारे लोग जो इंडिया के लोग हैं, वो चाहते हैं मास्टर ट्रेनर बनना फॉर SIYP, स्टार्ट एंड इम्प्रूव योर बिजनेस के लिए, तो उनको क्या जी करना चाहिए? कैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसमें? जी। तो इसमें ये होता है कि आईएलओ समय समय पे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा काम करते हैं और कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करते हैं। तो नीड बेस्ड मास्टर ट्रेनर्स को क्रिएट किया जाता है। अगर आपके पास उतना डिमांड है आपके ट्रेनिंग इनपुट की, तभी उस चीज को डेवलप किया जाता है। तो पहले ये होता है कि जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहते हैं, उनको 2 हफ्ते का ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम में जाने की जरूरत होती है,
2 हफ्ते में उनको पूरा टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स हम प्रोवाइड की जाती है, सारे टूल्स दिए जाते हैं, जिसको यूज़ करके फिर एंटरप्रेन्योर्स को ग्राउंड पे जाके ट्रेंड करना शुरू करते हैं। और हमारा मकसद केवल ट्रेनिंग नहीं होता है, हमारा जो सक्सेस आता है, हमारे लिए सक्सेस डिफाइन होता है कि कितने लोगों ने उद्यमिता को शुरुआत किया हुआ है, राइट? तो हमारे लिए वो है, मान लीजिए अगर मैंने 20 लोगों को ट्रेनिंग दिया बिजनेस आइडिया जनरेशन पे, और 20 में से मान लीजिए कि 10 लोगों का बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा निकल के आया, तो मेरे लिए ये नहीं है कि मैंने 20 लोगों को ट्रेंड किया या 10 लोगों का आइडिया आया। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें से 20 लोगों में से कितने लोगों ने अपना उद्यम शुरू कर पाए शुरू हुए कर हैं। तो पाए। हमें वो पूरे प्रोसेस में फॉलो अप करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, मेंटरिंग करनी पड़ती है। तो ये बहुत इस प्रोग्राम की एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं, ये ब्यूटी है। तो जो ऐसा काम करना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनके लिए यही होता है कि हम लोगों से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको 2 हफ्ते का ट्रेनिंग या ट्रेनर्स प्रोग्राम में उनका पहले इंटरव्यू वगैरह सारा प्रोसेस होता है। अगर वो सुटेबल होते हैं तो उस 2 वीक्स में वो ट्रेनिंग आप ट्रेनर्स में जाते हैं। उसके बाद वो ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं, इंटरप्राइजेज को प्रमोट करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को फैसिलिटेट करते हैं। उसके बाद फिर उनका नॉमिनेशन होता है इंटरनेशनल मास्टर ट्रेनर्स बनने के लिए, और फिर आगे की प्रक्रिया होती है। जी। तो क्या वो जो भी मास्टर ट्रेनर बनते हैं उससे वो अपना लाइवलीहुड कर सकते हैं, मतलब उसमें इनकम्स के सोर्स हैं कि, या फिर एज ए जी, चैरिटी है? जी, नहीं सर, काफ़ी सोर्स हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो अपने देश में उद्यमिता को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। ओके। सरकार की तरफ से लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से लेके, सिविल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से लेके, इंडिविजुअल्स से लेके, हर कोई आजकल उद्यमिता की बात करता है। और सुपर। मुझे बहुत ही खुशी होती है सोम जी, अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि किसी मैं एंटरप्रेन्योर से मिलता हूं, कोई अंतर लाइक उद्यमिता की बात करता है तो बहुत ही खुशी होती है। तो एक हम जो ओवरऑल एक इकोसिस्टम होता है, हम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, राइट? क्योंकि जो मैंने बोला कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, प्रोसेस उस होता है। प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत होती है उद्यमिता के लिए। एंड इसीलिए बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में कि आपका गॉडफादर है, गॉडमदर कोई है। हम लोग बोलते हैं आपका कोई मेंटर है, है। राइट? तो मेंटरशिप की बात होती है। सुपर। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो लाइवलीहुड और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला के। और ये एक बहुत अच्छा अवसर रहा हुआ है ओके। अपनी आजीविका को इंश्योर करने के लिए। सुपर। जी। जी। मधुबन पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, अपना कीमती समय निकाल के हमें दिए। तो जाने से पहले हमारे युवाओं के लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा। और सोम जी, धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये मेरी नैतिक ज़िम्मेवारी है कि जो मैंने थोड़ा बहुत जाना सुना, समझा और सीखा हुआ है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के साथ शेयर करूँ, और मैं ओपनली वो करता भी हूँ, उनके साथ मैं काम करूँ। अगर युवाओं की बात करें तो मैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आज के टाइम पे उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा अवसर है। उद्यमिता के क्षेत्र में आप बिल्कुल जाइए। जब आप इसमें जाते हैं तो ना तो सिर्फ अपनी आजीविका को आप इंश्योर करते हैं, खुद आत्मनिर्भर बनते हैं, बट आप 4 से 10 लोगों को और आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उनको उनके लिए रोजगार सृजन कर सकते हैं। तो कोई जो जहाँ पे भी है, वहाँ पे ही मार्केट की संभावनाओं के ऊपर अपने उद्यमिता को आगे बढ़ाए। और हम जैसे लोगों का उनके साथ हमेशा सहयोग है, और वो सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद मधुबन जी, हमारे जी, शो में आने थैंक के यू वेरी लिए। मच सोम जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।